आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत अब तक हम 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं और इन 5 भागों में हमने अमेरिका के प्राचीन इतिहास, यूरोपीय देशों के द्वारा इसकी खोज और उसके उपरांत यूरोपीय देशों के द्वारा अमेरिका में अपने प्रभाव में वृद्धि और फिर किस प्रकार अमेरिकी बस्तियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध और उसके पीछे के मुख्य कारणों को हमने जाना है। आज हम उन्हीं कारणों में से कुछ अन्य कारणों के ऊपर अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अंततः युद्ध के मुहाने पर पहुंचता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के कारण अमेरिका के बोस्टन शहर में एक बोस्टन टी पार्टी नामक घटना घटित हुई 1773 ईस्वी के 16 दिसंबर को, और किस प्रकार 340 चाय की पेटियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अमेरिका पहुंची थी उन्हें समुद्र में बहा दिया गया था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी बस्तियों के बीच में टकराहट और कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने माना कि ये घटना ब्रिटिश संसद के अमेरिका के ऊपर कानून लगाने की जो उसका अधिकार है, उस अधिकार को सीधे सीधे चुनौती है। और उन्होंने ये भी माना कि अमेरिका में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ब्रिटिश सरकार और उसके संसद की अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशों के प्रति अपेक्षाकृत नरम व्यवहार है। उदार नीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए अब ब्रिटिश संसद में उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति का पालन करने के लिए आवाज़ उठनी शुरू हुई और परिणाम स्वरूप सम्राट जॉर्ज तृतीय और लॉर्ड नॉर्थ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बोस्टन के जो इस घटना थी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 5 बहुत ही कठोर कदम उन्होंने उठाए। इनमें पहला कदम था कि जब तक बोस्टन बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाई गई चाय की 340 पेटियों का हर्जाना नहीं दे देता, तब तक बोस्टन बंदरगाह बंद रखा जाएगा। इसका मतलब साफ साफ ये था कि बोस्टन में किसी प्रकार की भी व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं होंगी और एक प्रकार से बोस्टन को आर्थिक रूप से भारी नुकसान इससे हो सकता था। दूसरा जो निर्णय उन्होंने लिया वो ये था, मैसाचुसेट्स जिसके अंतर्गत बोस्टन शहर पड़ता था, वहाँ जो गवर्नर के जो परामर्शदाता होते थे उनकी नियुक्ति अभी तक उपनिवेशों के द्वारा निर्वाचित रूप से होती थी। उनके स्थान पर अब उन परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्राट सीधे ही करेगा और इसका मतलब है कि मैसाचुसेट्स की जो कार्यकारिणी है उस कार्यकारिणी में अमेरिका के प्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। ये भी एक प्रकार से मैसाचुसेट्स के लिए बहुत ही नकारात्मक बात थी। तीसरा जो निर्णय लिया गया वो ये कि हत्या से संबंधित जितने मुकदमे हैं जो अभी तक अमेरिकी न्यायालयों में चल रहे थे, उन्हें अमेरिकी न्यायालयों से या तो इंग्लैंड में या अन्य उपनिवेशों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये समझने वाली बात है कि कितना गंभीर विषय था ये। अब अमेरिका के बाहर वो उनकी सुनवाई होनी थी और इसलिए अमेरिकी लोगों को जो इस तय संबंधित मुकदमे लड़ रहे थे उनको भारी कष्ट होने वाला था। चौथा जो कदम उन्होंने उठाया वो था, मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में ब्रिटिश सैनिक रखे जा सकते हैं, वो रखना वैध कर दिया गया
और उनके ठहराने की जिम्मेदारी भी स्थानीय अधिकारियों पर डाल दी गई। उनके ऊपर जो व्यय होने वाला था वो भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही वहन किया जाने वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अब ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आगे से अगर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो उसे शक्ति के द्वारा रोका जाएगा, बल प्रयोग के द्वारा रोका जाएगा। और जो बल उस घटना को रोकने में प्रयुक्त होता, यानी अमेरिका के खिलाफ जो बल काम करने वाला था, उसका खर्चा भी अमेरिकी लोगों के द्वारा ही उठाया जाने वाला था। ये बहुत ही प्रतिक्रियावादी नियम था। पांचवा जो उन्होंने कदम उठाया वो ये था कि कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को धार्मिक सहिष्णुता प्रदान कर दी गई और क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई। यहाँ हमें ये जानना आवश्यक है कि मैसाचुसेट्स जो बस्ती थी वो प्यूरिटन लोगों की थी। प्यूरिटन एक ऐसा समुदाय था जिन्होंने ब्रिटिश रोमन कैथोलिक धर्म के विरोध किया था। एक प्रकार से यह ब्रिटेन का एक प्रोटेस्टेंट समुदाय था और इस समुदाय को धार्मिक रूप से परेशान करने के लिए कनाडा में जो रोमन कैथोलिक लोग रहते थे उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई। और जो क्यूबेक जिसमें दूसरे समुदाय के मानने वाले लोग थे उनकी सीमा ओहियो नदी यानी जहाँ तक मैसाचुसेट्स के आसपास का था उस बॉर्डर तक भी उन्होंने बढ़ा दिया गया। तो ये ऐसे कड़े कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए और जैसा कि स्वाभाविक था, जैसा कि उस समय अमेरिका का माहौल था, इन कानूनों का अमेरिका में भारी विरोध किया गया। और अमेरिका में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी कुछ जाने माने लोगों ने, जिनमें रोकिंघम और विलियम चौथा पिट शामिल था, इन्होंने भी इन कानूनों का विरोध किया और उनका मानना था कि ये कानून कहीं न कहीं अमेरिका को ब्रिटेन के साथ एक संघर्ष के नए आयामों में लेके जाएंगे और इसका नुकसान ब्रिटेन को होगा। तो जैसा कि संभावना थी, अमेरिका के लोगों ने इन कानूनों का बड़ा विरोध किया और इन्हें दमनकारी कानून कहा गया। और उनका उद्देश्य, उन्होंने माना कि इसका उद्देश्य मैसाचुसेट्स को दबाना था, उसको आर्थिक रूप से समाप्त करना था। और इसलिए ये कानून मुख्य रूप से थे तो मैसाचुसेट्स के खिलाफ, परंतु जो अन्य बस्तियां थी वो बस्तियां भी इन कानूनों के विरोध में आ गई। और एक सुझाव ये रखा गया कि सारी बस्तियों को मिलकर एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। वर्जीनिया के नागरिकों ने ये प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हमें सारे उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चूँकि यह सम्मेलन फिलाडेल्फिया में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे प्रथम फिलाडेल्फिया अंतर उपनिवेश सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें इसे प्रथम महाद्वीपीय अधिवेशन या प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन भी कहा जाता है। 5 सितंबर 1734 में इसकी शुरुआत हुई, इस अधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर उपनिवेशों की सभी विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको हमारे पिछले चैप्टर्स में जो हमने चीज़ बताई थी कि जॉर्जिया एकमात्र ऐसी बस्ती थी जो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से स्थापित की गई थी और यही कारण था कि सरकार को उसके ऊपर ज़्यादा दबाव था और इस कारण उन्होंने इस महाद्वीपीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया। बाकी 12 बस्तियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। मुख्य जो प्रतिनिधि थे, मैसाचुसेट्स से जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया से जॉर्ज वाशिंगटन, पैट्रिक हेनरी, रोड आइलैंड से स्टीफन हॉपकिंस, पेंसिल्वेनिया से जॉन डिकिंसन, दक्षिणी कैरोलिना के जॉन रुटलेज मुख्य थे। इस सम्मेलन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया और उसमें घोषणा की कि
जो 1765 ईस्वी के बाद जितने भी कानून बनाए गए हैं, सारे दमनकारी कानून हैं, उन सारे कानूनों को रद्द किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस महाद्वीपीय अधिवेशन की बात नहीं मानी जाएगी, तब तक ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया जाएगा। और इन्होंने एक महाद्वीपीय संस्था का भी गठन किया जो व्यापार बहिष्कार का कार्य करने वाली थी, और अनेक समितियां बनाने का भी इसमें निर्णय लिया गया। और ये भी निर्णय लिया गया कि इस सम्मेलन के बाद में भी विचार विमर्श होते दोबारा हम इकट्ठे होंगे और दोबारा जो भी घटनाएँ होंगी उस घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाएगा। 22 अक्टूबर 1734 ईस्वी में ये सम्मेलन इन निर्णयों के साथ समाप्त हुआ। जैसा कि माहौल था, जैसा कि वातावरण बन गया था टकराव का, दूसरा अधिवेशन शुरू होने से पहले ही सरकार और अमेरिकी नागरिकों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। चूँकि मैसाचुसेट्स के खिलाफ बहुत ही कड़े कदम उठाए थे, इसलिए वहाँ के नागरिकों का विरोध ज़्यादा गंभीर था। सैमुअल एडम्स और बहुत सारे अन्य नेता इंग्लिश सरकार के खिलाफ वहाँ के लोगों को भटका रहे थे। जो वहाँ के गवर्नर थे उनकी बातों को कोई विशेष तवज्जो नहीं दी जा रही थी। एक क्रांतिकारी संगठन का भी गठन किया गया, कुछ सैनिक भी इकट्ठा होना शुरू हो गए। और जब ब्रिटिश गवर्नर गेज ने ये सुना कि कॉनकॉर्ड नामक स्थान पर कुछ लोग सामान जुटा रहे हैं, सैन्य सामान जुटा रहे हैं, तो इसको पकड़ने के लिए उन्होंने एक सैन्य टुकड़ी भेजी। और इस सैन्य टुकड़ी को रोकने के लिए स्वयंसेवकों की टुकड़ी ने लेक्सिंगटन नामक गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग को रोकने का प्रयास किया, जिसमें 8 वॉलेंटियर्स स्वयंसेवक मारे गए। और इस घटना की सूचना बड़े आग की तरह अन्य उपनिवेशों में फैल गई। और जब कानकार्ड में गई हुई ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी वापस लौट रही थी, तो बहुत सारे स्वयंसेवकों ने उनको वहाँ पर कड़ी टक्कर दी, बहुत सारे सैनिक मारे गए। ये घटना 19 अप्रैल 1775 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस घटना को चूँकि लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में हुई थी, इसलिए इस घटना को लेक्सिंगटन कॉनकॉर्ड की घटना कहा जाता है। स्लाइड में ये 1975 गलती से टाइप हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लें। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी में ये घटना हुई थी। और इस घटना के कारण अमेरिकी लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा की स्थिति पैदा हो गई। लेक्सिंगटन कॉनकॉर्ड की रक्त रंजित घटना की अग्नि अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि फिलाडेल्फिया में द्वितीय अंतर उपनिवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। 10 मई 1775 ईस्वी में यह आयोजित किया गया और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे बड़े नेता उपस्थित थे। बोस्टन के एक जॉन हैनकॉक नामक व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का सेनापति नियुक्त किया गया और ये स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाना तार्किक है, प्रासंगिक है। और उन्होंने अभी निश्चित कर लिया कि वह किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र होकर रहेंगे और इसलिए उन्होंने अब सशस्त्र संघर्ष का निर्णय लिया। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए जर्मनी से सैनिक भाड़े पर लिए और उनका उपयोग उन्होंने उपनिवेशों को नागरिकों की जो स्वयंसेवकों की सेना थी उसको दबाने के लिए किया गया।
जून 1737 ईस्वी में इस जर्मन सेना के साथ, भाड़े पे ली गई जर्मन सेना के साथ वाशिंगटन का संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज़ी सेनाओं का पलड़ा जो था वो भारी रहा, वो वाशिंगटन पराजित हुआ। इससे अमेरिकी नेताओं के दिमाग में ये बात आ गई कि यदि हमें ब्रिटिश सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें अन्य देशों के साथ सहायता लेनी पड़ेगी, और अन्य देशों के साथ सहायता तब तक नहीं मिल सकती जब तक वे ब्रिटिश सरकार के गुलाम हैं। इसलिए अन्य देशों या विदेशियों से सहायता लेने के लिए उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होना ज़रूरी था, और इसी के कारण फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने 4 जुलाई 1737 ईस्वी में अमेरिका की 13 बस्तियों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और ये स्वतंत्रता की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था। इस घोषणा के द्वारा यह निश्चित किया गया कि कोई भी मनुष्य अपने नैसर्गिक अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए, और इसमें यह भी बताया गया कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न करना शामिल है। और इस प्रकार स्वतंत्रता की घोषणा के द्वारा अमेरिका ने अपने आप को ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त करने का आधिकारिक उद्घोष कर दिया, और यही कारण है कि 14 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि आगे जो भी घटनाएं होनी हैं वो घटनाएं एक युद्ध के रूप में होनी है। वार्ता का कोई स्थान शेष नहीं रह गया। जॉर्ज तृतीय, लॉर्ड नॉर्थ एक डिप्लोमेट के स्थान पर हठी व्यक्ति के रूप में सामने आए, और उन्होंने अमेरिका की समस्या को राजनीतिक स्तर पर हल करने के स्थान पर एक बल प्रयोग के द्वारा हल करने का प्रयास किया, जिससे स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसका आगे हम अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक के अंतर्गत कि किस प्रकार से अमेरिका के स्वयंसेवकों और ब्रिटिश सेना के मध्य सशस्त्र संघर्ष हुए और किस प्रकार उसका परिणाम अंततः अमेरिका के स्वतंत्रता के रूप में हुआ। आशा है इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी बिंदु हमने डिस्कस किए हैं उनको समझने में और सांगोपांग रूप से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समझने में आपको इससे सहायता मिली होगी। धन्यवाद।